अगर दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन बम फट जाए तो क्या होगा। कल्पना कीजिए एक ऐसा धमाका जिसकी गूंज हजारों किलोमीटर तक सुनाई दे और जिसकी तेज लहर अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बर्बाद कर दे। आग की लपटें हर दिशा में फैलें, सूरज से भी ज्यादा तेज रोशनी और जहर जैसी घातक विकिरणें यानी कि रेडिएशंस हवा में फैल जाएं। तब इमारतें ढह जाएंगी, शहर जल उठेंगे, चारों तरफ आग की लपटों से धरती बहुत गर्म हो जाएगी और अगर किसी चमत्कार से कोई इस तबाही से जिंदा बच भी जाए तो उसका सामना होगा एक धीमी तकलीफ देह मौत से, रेडिएशन पॉइजनिंग, कैंसर और खत्म न होने वाला दर्द। लेकिन क्या इससे भी ज्यादा खौफनाक कुछ हो सकता है? दुर्भाग्य से हाँ, और उसका नाम है कोबाल्ट बॉम्ब। आने वाले कुछ मिनटों में हम जानेंगे कि कैसे ये बॉम्ब, जिसे इंसान ने शायद कभी प्रयोग में नहीं लाया, दुनिया के सबसे भयानक मास डिस्ट्रक्शन वेपन में से एक माना जाता है। ये कैसे काम करता है? क्या इसके बाद कोई जीवन बच पाएगा? साल 1945 मानव इतिहास में पहली बार एक ऐसा धमाका हुआ जिसने न केवल धरती को झकझोर दिया बल्कि इंसान की सोच, भविष्य और नैतिकता सब कुछ बदल कर रख दिया। ये था पहला परमाणु विस्फोट। इस घातक हथियार को बनाने में कई वैज्ञानिकों ने योगदान दिया था, जिनमें लियो ज़िलार्ड भी शामिल थे। इसके बाद हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बॉम्ब गिराए गए, शहर जल उठे और लाखों जिंदगियां पल भर में राख हो गईं। लेकिन ज़िलार्ड वहीं नहीं रुके। उनकी खोज की चाह, भूख और लालसा और भी विनाशकारी विकल्पों की ओर बढ़ चली। साल 1950 में उन्होंने पेश की एक डरावनी कल्पना, कोबाल्ट बॉम्ब, एक ऐसा अस्त्र जो न केवल शहर मिटा सकता है बल्कि पूरे ग्रह से जीवन को खत्म करने की ताकत रखता है। इस बॉम्ब की बनावट बहुत सरल है। ये एक थर्मो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है जिसके चारों ओर लिपटा होता है कोबाल्ट 59 का कवच। ये वही कोबाल्ट है जो प्रकृति में स्थिर पाया जाता है, लेकिन बॉम्ब फटते ही यही कोबाल्ट बन जाता है रेडियो एक्टिव जहर। जब तक ये बॉम्ब जमीन से नहीं टकराता, ये केवल एक धातु का खोल होता है, लेकिन जैसे ही ये फटता है तो फटने के बाद ये बॉम्ब पैदा करता है एक ऐसी श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया यानी कि चेन रिएक्शन जो सूरज और तारों के भीतर चलने वाले परमाणु संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन की तरह होती है। लेकिन यहाँ अंतर सिर्फ ऊर्जा का नहीं, परिणामों का भी है। हालांकि कोबाल्ट सिर्फ विस्फोट की शक्ति, प्रकाश की तीव्रता या मशरूम क्लाउड की ऊंचाई ही नहीं बढ़ाता, बल्कि इसका मुख्य विनाशकारी तत्व होता है विस्फोट के बाद फैला हुआ हाई लेवल रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। थर्मोन्यूक्लियर हथियार साधारण परमाणु बमों से सैकड़ों गुना ज्यादा विनाशकारी होते हैं। इनकी शक्ति की कोई सीमा नहीं। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी तबाही चाहते हैं। उदाहरण के लिए सार बॉम्बा, सोवियत संघ का बनाया गया अब तक का सबसे शक्तिशाली बॉम्ब, जिसकी डिजाइन क्षमता 100 मेगाटन, लेकिन प्रयोग में इसे 58 मेगाटन तक सीमित किया गया। अगर ये बॉम्ब पूरी क्षमता में फटता तो ये लंदन, पेरिस या बोस्टन जैसे किसी भी शहर को पूरी तरह मिटा सकता था। और अब आइए लौटते हैं वीडियो के मुख्य विषय पर। असल डरावनी कहानी तो तब शुरू होती है जब बॉम्ब फटता है। उसके अंदर से निकलते न्यूट्रॉन कोबाल्ट 59 को एक बहुत ही खतरनाक विनाशकारी रेडियो एक्टिव तत्व कोबाल्ट 60 में बदल देते हैं। ये जहर विस्फोट के समय वाष्प बनकर हवा में उड़ जाता है। कुछ ही देर बाद ये रेडियो एक्टिव धूल और मलबा साथ आपस में मिलकर धरती पर वापस गिरते हैं और जहाँ जहाँ ये कण गिरते हैं वहाँ मौत का साया छा जाता है। एक ऐसा रेडिएशन जो सिर्फ शरीर नहीं, जमीन तक को जहर बना सकता है। कोबाल्ट 60 का आधा जीवन लगभग 5 वर्ष होता है और इतने समय में ये बहुत तीव्र रेडिएशन उत्पन्न करता है। मतलब ये कि आप किसी शेल्टर में छिपकर इसका अंत नहीं देख सकते, क्योंकि ये इलाका बहुत लंबे समय तक खतरनाक बना रहेगा, शायद एक पूरी मानव जीवन अवधि से भी ज्यादा। अब सोचिए, अगर आपने किसी शेल्टर में छिपकर अपनी जान बचा भी ली तो आप कितने साल वहाँ अंदर रहेंगे? 5 साल, 10 साल या शायद पूरी जिंदगी? इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि एक सामान्य हाइड्रोजन बॉम्ब के विस्फोट के 6 महीनों के भीतर रेडिएशन का स्तर काफी हद तक कम हो जाता है, लेकिन कोबाल्ट बॉम्ब के मामले में प्रभावित इलाका कई दशकों तक रहने लायक नहीं रहता।
शायद आपकी जिंदगी में वो जगह फिर कभी रहने लायक ना रहे। और अगर विस्फोट के दिन तेज हवाएं चली तो ये रेडियो एक्टिव धूल सैकड़ों नहीं हजारों किलोमीटर दूर तक फैल सकती है। स्टीफन श्वार्ट्ज, अमेरिकी परमाणु नीतियों के विशेषज्ञ, कहते हैं अगर वॉशिंगटन डीसी में कोबाल्ट बॉम्ब फटता तो उसका रेडिएशन कनाडा से लेकर मैक्सिको तक पहुंच सकता है। अगर किसी बॉम्ब में सिर्फ 9 ग्राम कोबाल्ट 60 मौजूद हो तो वो 4.5 किलोग्राम TNT के बराबर विस्फोट ताकत पैदा कर सकता है। एक बार ऐसा बॉम्ब मैनहट्टन के बाहर फट जाए तो उस क्षेत्र की जिंदगी दशकों तक धुंधली, उजड़ी, बेजान और खतरनाक हो जाएगी। वो क्षेत्र सालों तक रहने योग्य नहीं रहेगा, जहाँ जिंदगी खत्म हो चुकी होगी। अब कल्पना कीजिए एक और भयावह स्थिति की। अगर बम में 60 किलो कोबाल्ट 60 हो तो वो अपने रेडियो एक्टिव रेडिएशन को 100 किलोमीटर की दूरी तक फैला सकता है, लगभग 62 मील, यानी एक बड़े शहर से भी ज्यादा दूरी, जहां रेडिएशन की दर प्रति घंटा 10 सीवर्ट होगी। इस रेडिएशन के संपर्क में आने वाला हर जीवित प्राणी बिना किसी सुरक्षा के 2 से 3 हफ्तों में मर जाएगा। और 5 साल बाद यानी कोबाल्ट 60 के पहले अर्ध आयुकाल के बाद भी उस क्षेत्र के रेडिएशन की तीव्रता प्रति घंटा 5 सीवर्ट रहेगी। इस स्थिति में अगर वहां रहने वालों को उचित इलाज या बचाव नहीं मिला तो अनुमान है कि आधी आबादी 1 से 2 महीनों के भीतर अपनी जान गंवा देगी। बाकी बचे लोगों को कैंसर जैसी भयानक बीमारियों का सामना करना पड़ेगा, जिसका असर उनकी जिंदगी पर गहरा और स्थायी होगा। लगभग 10 अर्ध आयुकालों यानी करीब 53 वर्षों के बाद रेडिएशन की तीव्रता घटकर प्रति घंटा 10 मिलीसीवर्ट तक आ जाएगी। ये संख्या सुनने में कम लग सकती है, लेकिन ये फिर भी बेहद जानलेवा और खतरनाक है। इसलिए यहाँ 2 घंटे से अधिक समय बिताना सुरक्षित नहीं। सिर्फ 2 घंटे की मौजूदगी भी आपके जीन में परिवर्तन की संभावना को दोगुना कर सकती है। कोबाल्ट बॉम्ब सिर्फ एक भारी विस्फोट नहीं, बल्कि एक ऐसा जहर है जो सालों तक जमीन, हवा और पानी को बर्बाद कर देता है। कोबाल्ट 60 का रेडियो एक्टिव प्रभाव इतनी जल्दी समाप्त नहीं होता। लगभग 1 सदी से भी अधिक बीतने के बाद ये रेडिएशन स्तर घटकर लगभग 1 माइक्रोसीवर्ट प्रति घंटा तक आ जाता है। इस स्तर पर लोग बिना किसी सुरक्षा के प्रभावित क्षेत्र में स्थायी रूप से रह सकते हैं और उन पर तत्काल रेडिएशन बीमारी का खतरा नहीं होगा। हालांकि रेडिएशन स्तर अभी भी इतना अधिक होगा कि इससे कैंसर के मामलों में वृद्धि होगी। और जब लगभग 25 अर्धायु काल यानी लगभग 130 साल बीत जाएंगे, तब कोबाल्ट 60 से होने वाला रेडिएशन और भी घटकर लगभग 0.04 माइक्रोसीवर्ट प्रति घंटा रह जाएगा। उदाहरण के लिए ये फिनलैंड जैसी जगह के प्राकृतिक रेडिएशन के करीब होगा। कोबाल्ट बॉम्ब को डूम्सडे डिवाइस के रूप में देखा जाता है। लियो शिलार्ड भी इस बात से पूरी तरह सहमत थे। उनका मानना था कि यदि कोबाल्ट 60 को एक सामान्य हाइड्रोजन बॉम्ब में लपेट दिया जाए तो उसका रेडियो एक्टिव बादल पृथ्वी की पूरी सतह को जहरीला बना सकता है। शिलार्ड की गणना के अनुसार अगर पृथ्वी की पूरी सतह को ढकने के लिए प्रति वर्ग किलोमीटर केवल 1 ग्राम कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाए तो लगभग 510 टन कोबाल्ट 60 ही इस पूरे ग्रह को अनिश्चित काल तक रेडियो एक्टिव बना सकता है। इसका अर्थ यही है कि यदि ऐसा बॉम्ब पृथ्वी के वायुमंडल में विस्फोट करे तो ये न केवल मनुष्यों को बल्कि पूरी जैविक विविधता को समाप्त कर सकता है। उस स्थिति में सिर्फ बंजर धरती, जहरीली हवा और एक लंबा चुप्पी से भरा अंत बचेगा, जो ना तो विस्फोट से होगा और ना ही आग से, बल्कि होगा तो बस एक ना दिखाई देने वाले जहर से। आज तक कोबाल्ट बॉम्ब केवल एक सैद्धांतिक अवधारणा भर है। अब तक किसी भी देश ने आधिकारिक रूप से ऐसा कोई बॉम्ब नहीं बनाया है। हालांकि कोबाल्ट 60 का उपयोग आज भी कई उद्योगों में किया जाता है, जैसे कि कैंसर के इलाज में रेडियोथेरेपी और चिकित्सा उपकरणों को स्टरलाइज करना। लेकिन किसी देश ने अब तक हाइड्रोजन बॉम्ब को कोबाल्ट की परत में लपेटकर हथियार के रूप में विकसित करने की बात स्वीकार नहीं की है। कम से कम ये जानकारी आधिकारिक स्रोतों के अनुसार है जो हमने खोज कर निकाली है। आखिरकार कौन जानता है कि टॉप सीक्रेट के तहत कौन सी जानकारी छिपाई जा रही है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल
बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे सारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनी दोस्त नेहा आगरकर को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।